रेडियल वेव फंक्शन पर भी एक वीडियो बनाया था। ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में स्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसका कंप्लीट वेव फंक्शन या ऑर्बिटल का वेव फंक्शन डिपेंड करता है रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन पे निर्भर करता है। रेडियल वेव फंक्शन से हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी या न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी। लेकिन एंगुलर वेव फंक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ऑर्बिटल होता है या जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसका शेप क्या होगा और उसके ओरिएंटेशन क्या होंगे, यानी ये जो ऑर्बिटल का डिस्टेंस होता है ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस से कितने एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक को हम लोग नाम देते थे थीटा और दूसरे एंगल को कहते थे क्या, फाई। तो ये जानते हैं कि एंगुलर वेव फंक्शन, देखो ये होता है एंगुलर वेव फंक्शन, ये डिपेंडेंट होता है, एक होता है थीटा और दूसरा होगा फाई। थीटा जो होंगे ये निर्भर करेंगे एल और एम पर और ये निर्भर करेगा किस पर, एम पर, और इस दोनों का प्रोडक्ट ये हमारा कहलाता है क्या, एंगुलर वेव फंक्शन कहलाता है, जहां एल हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा और एम हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। हम लोग एक और वीडियो बनाए थे जिसका हेडिंग था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोग कार्टेशियन एक्सिस को पोलर एक्सिस में कन्वर्ट किए थे। तो ये सिस्टम आया था, इसको आप R इक्वल टू या ये करो Z इक्वल टू R साइन थीटा होता था, दूसरा ये आया था x बराबर R साइन थीटा cos फाई और y बराबर होता था R साइन थीटा साइन फाई। अब ये x y z जिसको हम कार्टेशियन एक्सिस कहते थे और ये होता था हमारा R थीटा और फाई, ये हमारा कहलाता था क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते थे। अब इसमें कन्वर्ट करते थे तो ये वैल्यू आता था। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि s ऑर्बिटल, देखो s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0 होता है और जब l का मान 0 होगा तो m के भी मान क्या होंगे, ये शून्य होंगे। देखिए यहां पर हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पर एप्लीकेबल करके एंगुलर वेव फंक्शन के डिटरमिनेशन को इंडिकेट नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एंगुलर वेव फंक्शन का हम मान लिखेंगे। तो अब s ऑर्बिटल के लिए l का मान शून्य होता है, m का भी मान क्या होता है, शून्य होता है, तो इसका एंगुलर फंक्शन हो जाएगा थीटा 0 0 इंटू फाई 0। अब देखो l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा, यहां भी जो होंगे ये m के मान 0 होंगे। ये वेव फंक्शन आता है 1/2 अंडर रूट x के बराबर आएगा। अब यहां ये इक्वेशन ये क्या होता है, इसमें कोई एंगल नहीं होंगे। दिस इक्वेशन इज independent to an angle theta and phi। यह जो होगा ये एंगल थीटा और फाई से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका ये इंफरेंस आएगा कि ये s ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं, ये होते हैं सिमेट्रिकल शेप में होते हैं, इनका कोई ये डायरेक्शनल नेचर नहीं होगा, ये नॉन डायरेक्शनल होंगे, इनका एक्सटेंशन जितना x एक्सिस पर होगा उतना ही y एक्सिस पर होगा और उतना ही क्या होगा, ये z एक्सिस पर होगा। तो ये कह सकते हो कि s
ऑर्बिटल है स्फेरिकल, ये हो जाएगा स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप, और ये इस तरह से होंगे। ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस N, ये एक एक्सिस होगा, ये देखो दूसरा एक्सिस होगा, ये तीसरा एक्सिस होगा, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएंगे क्या जेड एक्सिस, और ये शेप होता है किसका एस ऑर्बिटल का शेप होगा। यानी इसका विस्तार जितना एक्स एक्सिस पर होगा उतना ही वाई एक्सिस पर होगा, और उतना ही क्या होगा इसका विस्तार जेड एक्सिस पर होगा। और ये तो विस्तार अगर सेम होंगे तो ये क्या होंगे, इसको कह सकते हो नॉन डायरेक्शनल। ये एस ऑर्बिटल हमारे क्या होंगे नॉन डायरेक्शनल होंगे। अब ये जो एस ऑर्बिटल है, अब इस एस ऑर्बिटल ये हमारा n का मान 1, किसके लिए s के लिए क्या होता है 0, तो n या फर्स्ट ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होगा, सेकंड में भी s ऑर्बिटल होगा, थर्ड ऑर्बिट में भी s ऑर्बिटल होगा, और सभी का शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा। तो अब इसमें अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि एज ग्रेटर the value of n larger the size, ये जो होगा ये n का मान अगर अधिक होता है तो s ऑर्बिटल का साइज क्या होगा बड़ा होगा। तो जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल को n1s कहें, सेकंड को 2s कहेंगे, थर्ड को 3s कहेंगे, फोर्थ को 4s कहेंगे, तो 4s ऑर्बिटल का साइज सबसे अधिक, उसके बाद 3s, उसके बाद 2s, और सबसे छोटा साइज किसका होगा ये 1s ऑर्बिटल का होगा। दूसरा ये भी कर सकते हो, ये भी कहते हैं कि एज नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड इंक्रीजेज साइज ऑफ orbital, size of orbital will also increases। यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर रेडियल नोड की संख्या में वृद्धि होगी तो उस स्थिति में इसके साइज भी क्या होंगे बढ़ेंगे। तो 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितना होता था, रेडियल नोड होता है कितना, ये होता है 0। 2s में रेडियल नोड की संख्या होगी कितनी 1। 3s ऑर्बिटल में रेडियल नोड की संख्या थी कितनी, ये हो जाएगा 2। तो अब देखो, तो इस स्थिति में भी कह सकते हो कि 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड की संख्या 0 होगी तो इसका साइज सबसे छोटा, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s। ये होता है हमारा क्या s ऑर्बिटल के संबंध में। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं p ऑर्बिटल के केस में। p ऑर्बिटल के लिए l का मान क्या होता है 1, तो l का मान अगर 1 होगा तो n के मान क्या होते हैं +1, 0, -1। अब देखो ये देखते हैं किसके लिए p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल के लिए देखो l का मान कितना होगा 1, और m के 3 मान होंगे -1, 0 और +1। ये हो जाएंगे l = 1, ये p ऑर्बिटल को बताएगा। p का 3 ओरिएंटेशन होता है, m के 3 मान होंगे, एक होगा -1, दूसरा होगा 0 और तीसरा होगा +1। तो अब p ऑर्बिटल के लिए 3 जो होंगे ये क्या होंगे एक्सेप्टेड एंगुलर वेव फंक्शन होंगे। पहले में क्या होगा l = 1, m = 0। दूसरे में ये होगा l = 1 और m =
+1। तीसरे केस में l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1। अब तीनों के अलग अलग वेव फंक्शन होंगे, तो ये कहलाएगा क्या, थीटा 1 0 इंटू 5 0, ये होगा इसका क्या, वेव फंक्शन। अगर इसका वेव फंक्शन हम काउंट करते हैं तो ये बराबर आ जाता है 3/4 पाई इंटू z/r। ये हो जाएगा 3/4 पाई इंटू z/r। अब देखो यहां पर हमने ये पढ़ा था z बराबर होता था क्या, r sin थीटा। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होंगे, थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये हमारा z एक्सिस होता है। तो ये कह सकते हो कि दिस p ऑर्बिटल इज कॉल्ड, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, pz ऑर्बिटल कहेंगे। अब दूसरा वैल्यू ये होगा कि मान लीजिए थीटा 1 +1 और 5 हो गया +1, दूसरा वैल्यू ये होता है। तो अब यहां पर ये बराबर हो जाएंगे √3/4 पाई, ये हो जाएगा x/r, और ये तीसरा हो जाएगा 1 -1, 5 हो गए -1 इक्वल टू √3/4 पाई इंटू ये हो जाएगा y/r, और x बराबर हमने देखा था यहां क्या होता था, x बराबर होता था r sin थीटा cos फाई, और देखो y बराबर होता था क्या हमारा, ये होता था r sin थीटा और sin फाई के बराबर होता था। अब ये तीनों में एंगल आ जाता है। अब ये तीन मान किस तरह से संभव है, इस मान में देखो यहां पर सारे जो वैल्यू आते हैं ये सबके सब क्या होते हैं, ये हमारे रियल वैल्यू होते हैं। तो जब सारे के सारे रियल वैल्यू होंगे तो इस मान को या इस वेव फंक्शन को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब थीटा 1 +1 और 5 +1 इसका अगर हम वेव फंक्शन निकालते हैं तो दोनों ही केस में एक इमेजिनरी क्वांटिटीज आते हैं, और इस इमेजिनरी क्वांटिटीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर इस वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज एक बार एडिशन के रूप में करेंगे और दूसरी बार सब्सट्रैक्शन के रूप में करेंगे। तो एडिशन के रूप में करोगे तो ये आ जाएगा हमारा वेव फंक्शन, और ये इंडिकेट करेगा px को, और सब्सट्रैक्शन के केस में करोगे तो ये आ जाएगा वेव फंक्शन, और ये इंडिकेट कर देगा किसको, py ऑर्बिटल को इंडिकेट कर देगा। और इस तरह से p ऑर्बिटल के लिए n के 3 मान होंगे। एक मान ऐसा होगा वेव फंक्शन जिसमें कोई सारे के सारे वैल्यू रियल होते हैं, ये सीधा एक्सेप्टेड हो जाएंगे, और एक वैल्यू ऐसा होता है जिसमें ये रियल नहीं बल्कि एक इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाते हैं, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होता। इसको अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो एक बार एडिशन होता है और दूसरी बार सब्सट्रैक्शन। एडिशन से एक अलग हमको ऑर्बिटल का वेव फंक्शन प्राप्त होगा और सब्सट्रैक्शन से एक अलग वेव फंक्शन प्राप्त होगा, और इस तरह से ये p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं। अब इस p ऑर्बिटल को अगर ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो इसका शेप क्या आता है, डम्बेल होता है, और इसके 2 लोब होते हैं। अब जैसे मान लो pz के केस में ये मान लीजिए यह इस तरह से ये हमारा प्राप्त होगा, ये हो गए x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस,
और ये होगा हमारा क्या जेड एक्सिस। ये होता है पीजेड ऑर्बिटल। और जो लोग इसके डम्बल शेप होंगे, दो जो होंगे ये लोब होंगे। जो जिस एक्सिस पर जेड एक्सिस पॉजिटिव होता है इसके लोब को नाम देते हो पॉजिटिव, और इसके लोब को नाम देंगे क्या, इसके लोब को नाम देंगे क्या निगेटिव। अब यहां देखिए, अगर ये पीजेड ऑर्बिटल है तो जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी, अधिकतम होगी। तो यहाँ x और y जो होते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये नोडल प्लेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ये होगा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन हो जाएगा आपका क्या x y, और इस नोड को नाम देते हो एंगुलर नोड कहेंगे, इसको हम लोग एंगुलर नोड कहेंगे। और पीजेड के लिए L बराबर 0 और M बराबर भी क्या होगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, इसके लिए क्या होता है px, जब M का मान क्या हो, M का मान +1 हो तो ये कहलाएगा px। तो px इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। देखो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये ऑर्बिटल का लोब हो गया x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, और ये हो जाएगा z एक्सिस। अगर x एक्सिस पॉजिटिव है तो लोब पॉजिटिव होगा, और x एक्सिस अगर निगेटिव होगा तो ये लोब जो होंगे ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और ये कहलाएगा px। px के लिए L का मान 0 होगा और M के मान क्या होंगे, ये +1 होंगे। और तीसरा हम लोग ये यूज करते हैं, इसके कुछ पार्ट को हम लोग हटा देते हैं, मिटा लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कुछ पार्ट को। अब इसके लिए अब देखो ये नोडल प्लेन, अगर मान लीजिए px हमारा ऑर्बिटल है तो x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y और z, ये प्लेन हमारा नोडल प्लेन होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, ये एंगुलर नोड कहलाएगा। और तीसरा केस ये था, देखो ये हो गए y एक्सिस के अलोंग, ये हो गया आपका x एक्सिस हो गया, ये हो गए y एक्सिस हो गए, और ये हो गए क्या z एक्सिस हो गए। अब y एक्सिस अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होंगे और ये निगेटिव होंगे, और ये ऑर्बिटल का लाएगा क्या, py ऑर्बिटल का लाएगा। L का मान 0, M का मान क्या होगा -1। अगर py ऑर्बिटल है तो y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी। तो यहां पर ये हो जाएंगे क्या, यह नोडल प्लेन हो जाएगा तुम्हारा xz, ये प्लेन क्या होगा, ये नोडल प्लेन होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, p ऑर्बिटल होगा। p ऑर्बिटल के शेप क्या होंगे, ये डम्बल होंगे, और ये दो इसके लोब होंगे, दोनों लोब न्यूक्लियस से होकर पार करेंगे, और यही जो प्लेस होगा ये हमारा क्या होगा, प्लेन नोडल प्लेन होगा। अगर py है तो y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होगी, तो xz प्लेन जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये नोडल प्लेन होंगे। ये दोनों लोब जो होंगे ये क्या होते हैं, ये समान होते हैं। अब एक चीज ये होगा कि ये जानते थे कि p ऑर्बिटल का ओरिजिन ये हमारा क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट में होता है। तो सेकंड ऑर्बिट में भी p ऑर्बिटल होंगे, थर्ड ऑर्बिट में भी p ऑर्बिटल होंगे, फोर्थ ऑर्बिट में भी p ऑर्बिटल होंगे। तो या तो ये कहो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट या n का संख्या बढ़ता है, ऑर्बिटल के शेप जो होंगे ये इंक्रीज करेंगे, और या फिर ये कह सकते हो कि जैसे जैसे रेडियल नोड की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, क्योंकि 2p ऑर्बिटल में रेडियल नोड की संख्या 0 होगी, ये 3p में रेडियल नोड की संख्या 1 होगी, 4p में रेडियल नोड की संख्या 2 होगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हो ये
साइज ऑफ p ऑर्बिटल, देखो यहाँ 2p सेकेंड ऑर्बिट में भी p ऑर्बिटल होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा और फिफ्थ में भी होगा। तो साइज 5p का सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 4p, उसके बाद 3p और उसके बाद 2p होंगे। अब यहाँ अगर मान लो तुम ये देखते हो रेडियल नोड, तो रेडियल नोड इसमें होंगे 0, इसमें होंगे 1, इसमें होंगे 2 और इसमें होंगे 3। तो अगर रेडियल नोड की संख्या में भी वृद्धि होगा तो इसका साइज बढ़ेगा। तो ये हमारे सेट और ओरिएंटेशन हो जाएंगे किसके, p ऑर्बिटल के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये d ऑर्बिटल का सेट और साथ साथ इसका ओरिएंटेशन देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग d ऑर्बिटल को देखेंगे कि d ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, इसके ओरिएंटेशन क्या होते हैं। इसमें भी हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन को डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ इसका वेव फंक्शन लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया d ऑर्बिटल। देखिए d ऑर्बिटल के लिए n का मान क्या हो जाएगा 2, तो n के मान कितने हो जाएंगे, 5 मान होंगे। ये होगा -2, -1, 0, +1, +2। इसमें भी ये होता है कि देखो जब n का मान 0 होगा तो जो एंगुलर वेव फंक्शन होते हैं इसके सारे वैल्यू क्या होते हैं, ये रियल होते हैं। तो एक तो ऑर्बिटल ये हो जाए। अब मान लीजिए अगर इसका वैल्यू n का +-1 हो या +-2 हो, तो दोनों ही स्थिति में इसमें एक इमेजिनरी क्वांटिटीज आ जाते हैं और इमेजिनरी क्वांटिटीज आने के कारण एंगुलर वेव फंक्शन एक्सेप्टेड नहीं होता। और जब ये एक्सेप्टेड नहीं होते हैं तो इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो जब नॉर्मलाइज करेंगे तो एक बार एडिशन होगा और दूसरी बार सब्ट्रैक्शन। तो एक बार एडिशन होगा तो दो एक ऑर्बिटल, एक बार सब्ट्रैक्शन होगा तो एक ऑर्बिटल। तो अगर +1 -1 इसमें अगर मान लीजिए नॉर्मलाइज करते हैं तो दो ऑर्बिटल ये हो जाएगा, और +2 -2 को अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो दो ऑर्बिटल इसमें हो जाएंगे 4 और एक हो जाएंगे क्या 5। अब देखिए इसका एक्सेप्टेड व्यू क्या होता है। एक तो होगा n = 2, n = 0, n = 2, n = 0। तो n = 2, n = 0 होगा तो इसका एंगुलर फंक्शन होगा θ20 × 5 0। अब ये इसका वेव फंक्शन आता है आपका 5/16 पाई 3z² -r² अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, z एक्सिस आ रहा है, तो ये कह सकते हो कि सच d ऑर्बिटल इज कॉल्ड dz²। और ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये ऑर्बिटल कहलाएंगे क्या, dz² कहलाएंगे। तो dz, अब इसको अगर प्लॉट करते हो तो देखो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये शेप आता है। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो देखिए ये शेप आता है। इस तरह से इसको खींच दो, ये जो होगा ये शेप आएगा। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका z एक्सिस, और ये कहलाएगा dz²। इसके लिए L का मान होगा 2 और M का मान होगा क्या 0। अब यह है कि Z का वैल्यू आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो Z² हमेशा क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। इसका शेप होता है क्या, इसका शेप होगा डंबल, और इसमें क्या कर सकते हो, इट हैज 2
होंगे, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये हमारा हो जाता है क्या, ये ऑर्बिटल होगा dz², शेप होगा इसका क्या, डम्बल। तो लोब एक्स एक्सिस के लॉन्ग दोनों लोब होंगे, और सॉरी जेड एक्सिस के लॉन्ग दोनों लोब होंगे, और एक्स और वाई पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसके लिए L का मान 2 और M का मान क्या होगा, ये 0 होगा। ये हमारा एक d ऑर्बिटल हुआ। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा वैल्यू देखते हैं d ऑर्बिटल के लिए, L का मान 2 और M का मान +1 या -1। अब दूसरा वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लो थीटा d के लिए L का मान क्या हो गया 2, M का मान ये ले लो +1 × 5, ये हो गया +1, और दूसरा ये हो जाएगा, दोनों एक साथ में रहे हैं, थीटा 2 -1 × 5 -1। अब इसका अगर हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन कैलकुलेट करें तो इसका जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है, इसके एंगुलर वेव फंक्शन में एक वैल्यू क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो जब ये इमेजिनरी वैल्यू होंगे तो इसके वेव फंक्शन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो एक बार फाई का मान एडिटिव करके एंगुलर वेव फंक्शन का मान मानते हैं, और दूसरे बार फाई के मान को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब्सट्रैक्ट करके वेव फंक्शन का मान काउंट करते हैं। तो इसके लिए एंगुलर वेव फंक्शन का मान आता है 15/4 पाई, ये हो जाएगा आपका xz/r², और इस d ऑर्बिटल को कहोगे क्या, dxz कहेंगे, इस d ऑर्बिटल को कहेंगे क्या, dxz कहेंगे। और जब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इस स्थिति में इसका एंगुलर वेव फंक्शन, इसका मान आता है 15/4 पाई, इसका मान आएगा 15/4 पाई yz/, ये आएगा yz/r², और ये कहलाता है हमारा d ऑर्बिटल yz कहलाता है। अब इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं, अगर इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो जब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो इसका शेप डबल डम्बल आता है, और इस डबल डम्बल में 4 लोब होते हैं। अब 4 लोब में से 2 लोब ये क्या होंगे, x और z प्लेन के क्या होते हैं, ये बीच में होंगे। अब इसको देखो किस तरह से बनाते हैं। अब मान लीजिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये हो गया मान लो x एक्सिस, ये हो गया आपका क्या, z एक्सिस, और ये देखिए ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, y एक्सिस का। अब यह है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये तीनों जो होंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसका लोब x और z एक्सिस के बीच में होगा। तो देखो चूंकि तीनों एक्सिस हम लोग प्लेन पे नहीं बना सकते, इसलिए देखिए अब ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, इसके बीच में रिप्रेजेंटेशन होता है इसका y एक्सिस का। तो ये हो जाएगा इस तरह से बनेगा, ये जो होंगे ये इस तरह से लोब बनेंगे, ये हो जाएगा एक लोब बनेगा, और दूसरा लोब ये बनेगा, दूसरा लोब जो होंगे ये हो गया क्या, x और z एक्सिस के बीच। अब ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, ये होंगे निगेटिव। ये हमारा
रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, dxz का, l = 2 m = +1। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा आपका dyz। देखो इसको इस तरह से प्लॉट करोगे, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। अब देखिए ये बनाना है क्या, dyz, यानी y और z एक्सिस के बीच ये हो जाएगा एक लोब हो जाएगा, और ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे इसके दूसरे लोब हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा, और ये हो जाएंगे क्या, निगेटिव। ये हो जाएगा dyz, और l का मान हो जाएगा 2, और m वैल्यू हो जाएगा क्या हमारा -1। इसका शेप हो जाएगा डबल डम्बल, और इट हैज 4 लोब। इसका क्या हो जाएगा, 4 लोब होगा, और ये सारे जो होंगे ये क्या होंगे, इस एक्सिस से होकर निकलेंगे। तो अब अगर मान लीजिए हमारा dxz या dyz ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहां होगी, ये क्या होगा, x और z एक्सिस के बीच में होगा। तो यहां पर आपका नोडल प्लेन ये जो होंगे, ये आपके xz अगर है तो नोडल प्लेन हो जाएगा आपका xy, और yz ये आपका नोडल प्लेन होगा, और ये दोनों हो जाएंगे क्या आपके, ये हो जाएंगे एंगुलर नोड कहलाएंगे। ठीक उसी तरह अगर dyz अगर हमारा ऑर्बिटल होगा तो नोडल प्लेन हो जाएंगे, जिसको हम लोग एंगुलर नोड कहते हैं। ये एंगुलर नोड हो जाएगा क्या, xy एंड xz, यानी yz के इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो xz और xy इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नेग्लिजिबल होगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये एंगुलर नोड होंगे। तो इन ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड की संख्या 2 होगी। सिर्फ dz² के लिए एंगुलर नोड की संख्या 1 होगी। अब इसके बाद ये हम लोग क्या करते हैं, m का एक बार वैल्यू +2 रखेंगे, और दूसरे बार m का वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब हम लोग एक बार m का वैल्यू +2 और दूसरे बार m का वैल्यू -2 हम लोग रखते हैं। तो अब देखिए एक ये हो जाएगा थीटा 2 + 2 × 5 + 2, और दूसरा ये हो जाएगा थीटा 2 - 2 × 5 - 2। यहां भी अगर हम इसका एंगुलर वेव फंक्शन लेकर चलते हैं, तो अगर एंगुलर वेव फंक्शन लेकर चलोगे तो इसमें भी एक इमेजिनरी मान होगी। तो जब इमेजिनरी मान हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा तो इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। तो एक बार इस वैल्यू को ऐड करेंगे और दूसरे बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस स्थिति में इसका एंगुलर वेव फंक्शन, इसके एंगुलर वेव फंक्शन का मान होता है, ये आएगा आपका √15 / 16 पाई × x² y² /r², और ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाएगा dx² y² ऑर्बिटल कहलाएंगे। और इसके लिए अगर एंगुलर मोमेंटम का मान देखते हो तो ये होगा 15/4 पाई × xy /z², और इसको हम लोग ये d ऑर्बिटल कहलाता है क्या, ये कहलाएगा dxy ऑर्बिटल कहलाएगा। ये हमारा dxy
वाई ऑर्बिटल कहलाएगा। अब इसको भी अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो जब इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, इसका भी शेप आता है क्या, ये आएगा डबल डम्बेल। डबल डम्बेल आता है, लेकिन ऑर्बिटल के जो लोब होते हैं ये लोब क्या होंगे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। इस तरह से नहीं, ये वाई को बनाना है तो ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस। दूसरा ये देखिए, ये हो, इसको हमने माना था क्या, ये हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, और ये था आपका वाई एक्सिस, ये हो गए वाई एक्सिस। अब इस ऑर्बिटल का लोब एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये हो जाएगा ऑर्बिटल कहलाएगा क्या, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहलाएगा। और x का वैल्यू अगर कुछ हो तो ये वैल्यू होगा पॉजिटिव और ये वैल्यू होगा क्या, नेगेटिव। और इसका भी ये क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा डबल डम्बेल। इसका भी शेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डबल डम्बेल। और इसके भी केस में ये होंगे एंगुलर लोब, इसकी संख्या होगी क्या, 2। ये कह सकते हो कि इट लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेन। ये जो होंगे एक्स और वाई प्लेन के बीच जो होंगे ये स्थित होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर ये हमारा ऑर्बिटल होता है तो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी, तो इसके बीच के जो प्लेन होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होगी। तो ये हमारा ऑर्बिटल हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके लिए n का मान 0 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब एक बच गया जिसको हम डी एक्स वाई कह रहे हैं, तो देखिए ये हो गया आपका, सपोज करो ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मान लो ये, चलो ये हो गए आपके जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। देखिए चूंकि तीनों एक्सिस हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे यहां देखो एक्स और वाई के बीच लगता है कि ये 45 डिग्री, लेकिन ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होता है। तो देखो एक लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच क्या होगा, ये आए, और दूसरा लोब जो होंगे ये यहां होंगे, और इस तरह से ये लोब हमारा पॉजिटिव होगा और ये लोब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका भी शेप क्या होगा, डबल डम्बेल होगा। लोब की संख्या क्या होगी, ये हो जाएंगे 4 लोब्स होंगे, और यहां पर एंगुलर लोब या ये कह सकते हो जिस प्लेन के अराउंड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होगी, ये होगा XZ एंड YZ प्लेन। यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होगी, तो यहां भी एंगुलर लोड की संख्या क्या होगी, ये हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। एक को कहते हो DYZ, दूसरे को कहते हैं DXZ, तीसरे को कहते हैं क्या DYZ, चौथे को कहोगे DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पांचवे को कहोगे DZ स्क्वायर। और इसके लिए n का मान 2 और n का मान क्या होगा, ये हमारा -2 होगा। अब ये है कि साइज इसका क्या होगा, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल। तो जो सीक्वेंस s ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल होता था, p ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल होता था, और d ऑर्बिटल के लिए
होता है वही एप्लीकेबल होगा किसके लिए, इसके लिए भी लागू होगा। तो ये कह सकते हो कि एज वैल्यू ऑफ डी या वैल्यू ऑफ एन increases size of d orbital ये क्या होगा, increases। यानी सीधा ये कह दीजिए कि 3d थर्ड ऑर्बिट में पहला d ऑर्बिटल ओरिजिनेट करता है, इससे बड़ा हो जाएगा क्या 4d, इससे बड़ा होगा 5d, इससे बड़ा हो जाएगा क्या 6d होगा। और एक सीक्वेंस और भी ये कहे थे कि जैसे जैसे रेडियल नोड की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। तो 3d में रेडियल नोड की संख्या होगी 0, 4d में रेडियल नोड की संख्या होगी 1, 5d में रेडियल नोड की संख्या होगी 2 और 6d में रेडियल नोड की संख्या होगी 3। और इस तरह से या तो ये कह सकते हो कि एज नंबर ऑफ n यानी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज करता है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करेंगे, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो। या फिर ये कह सकते हो कि जैसे जैसे रेडियल नोड की संख्या बढ़ेगी साइज बढ़ेगा। और ये सीक्वेंस या तो तुम s ऑर्बिटल पर एप्लीकेबल कर सकते हो, p पे लागू कर सकते हो और d पर भी लागू कर सकते हो। इस तरह से हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन की सहायता से सीधा हम लोग ऑर्बिटल का शेप और इसके ओरिएंटेशन को क्या करते हैं, ये काउंट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर क्लास 11th के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा ये है कि इसके डेरिवेशन का कोई जरूरत भी नहीं है। ये जो हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन के मान आइदर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या फिर f ऑर्बिटल के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन में सीधा यही एंगुलर वेव फंक्शन के मान पूछे जाते हैं और इसके साथ इसके सेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये होता है कि इसका डेरिवेशन नहीं होता कि इस तरह से आप ये डिराइव कीजिए कि थीटा 2 + 2 into 5 + 2 इसका एंगुलर वेव फंक्शन ये किस तरह से आता है, ये सीधा वैल्यू क्या होंगे, ये डिराइव होंगे। इस तरह से हम लोग रेडियल वेव फंक्शन के सहायता से इलेक्ट्रॉन की दूरी और एंगुलर वेव फंक्शन के सहायता से ऑर्बिटल के शेप और ओरिएंटेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ये जानकारी ले लेते हैं। तो अब अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।